नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि कांवड़ यात्रा रूट से जुड़ी हुई है, जिसमें दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने की जरूरत पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। आज ही इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एमपी और उत्तराखंड को काउंटर एफिडेविट देना होगा। सोमवार को अगली सुनवाई होगी और उत्तराखंड ने इस मामले में कहा है कि नाम लिखने का कानून भी है, अभी सिर्फ इस पर अमल हो रहा है। कोर्ट के अंतरिम रोक से कानून पर अमल में दिक्कत हो रही है। कोर्ट ने कहा कि स्वैच्छिक रूप से नाम लिखने में दिक्कत नहीं। हमारा आदेश ये कहता है किसी को नाम लिखने को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यूपी और उत्तराखंड ने कानून पर जोर दिया तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। इससे पहले यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि कांवड़ियों की शिकायत पर फैसला लिया गया है। यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए फैसला लिया गया है। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं एमपी सरकार ने कहा कि राज्य स्तर पर कोई फैसला नहीं है। उज्जैन नगर निगम ने जो भी फैसला किया वो बाध्यकारी नहीं है। उत्तराखंड ने कहा कि जवाब के लिए 2 हफ्ते का वक्त चाहिए। तो एमपी उत्तराखंड से काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। उत्तराखंड ने थोड़ा और वक्त मांगा है। उत्तराखंड यूपी ने नाम की जरूरत पर जोर दिया है और ऐसे में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला लेती है। नेम प्लेट के खिलाफ जो दलीलें दी गई हैं वो आपको बता दें कि पहचान बताने को मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा सद्भाव को यह आदेश चोट पहुंचाता है, ये कहा गया है दलील में। साथ ही कुछ लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये काउंटर एफिडेविट जो है इसमें क्या कुछ लिखा गया है? काउंटर एफिडेविट में यूपी सरकार ने ये लिखा है कि वो सभी धर्मों की सुरक्षा के लिए, सभी धर्मों के मानने वालों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने के सामान के विक्रेताओं को अपना नाम बताने को कहा गया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा लंबी चलती है और बहुत ज्यादा इलाका कवर करती है। इसलिए जितना भी सामान बेचने वाले हैं, हर ट्रेड के लोगों को रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। और रजिस्ट्रेशन जिनका जिनका हुआ है उन सारे लोगों को यह कहा गया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम, जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसको डिस्प्ले करें। ये सिर्फ खाने पीने के सामान की बात नहीं है, ये ऑल ट्रेड, जितने भी तरह का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो टेम्पररी दुकानें लगती हैं, उन सारे लोगों के लिए कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम भेदभाव कर रहे हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि चूंकि उनके यहाँ ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, ऐसे कोई कावड़ का बहुत ज्यादा वहां पर चलन नहीं है, लिहाजा उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं दिया है। उत्तराखंड सरकार ने अभी 2 हफ्ते का वक्त मांगा है कि इस पर लिखने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई याचिकाकर्ताओं की तरफ से और इंटरवीनर ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने ये कहा कि अगर जिन लोगों का के बुनियादी अधिकार की बात चल रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है दुकानदारों की, तो जो श्रद्धालु हैं, जो कावड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। यूपी की सियासत में हलचल तेज है। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका आज दिल्ली आने का कार्यक्रम है। दिल्ली में संघ और बीजेपी के नेताओं की अहम बैठक होगी और इसी बैठक में मुख्यमंत्री योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। संघ के वरिष्ठ प्रचारक शंकरी लाल ने बैठक बुलाई है। दिल्ली दौरे में योगी कल नीति आयोग की बैठक में शिरकत करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश के शीर्ष बीजेपी नेताओं की मुलाकात हो सकती है। खास बात यह है कि दिल्ली आने से पहले योगी लगातार समीक्षा बैठक करते रहे, लेकिन इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहे हैं। आज लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक थी। दिल्ली आने से पहले योगी 100 से ज्यादा विधायकों से मिल चुके हैं। सबसे अहम बात यह कि संगठन को सरकार से बड़ा बताकर इशारों में योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कई विधायकों से मिल चुके हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या यूपी में कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अलग अलग मंडलों की बैठक ले रहे हैं, विधायकों से बात सुन रहे हैं और उसमें ये बात निकल के आई कि मेरठ मंडल के कुछ विधायकों ने बात कही। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, नाराजगी जताई गई है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कुछ मिलेगा तो एक्शन होगा। नंबर 1। नंबर 2, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगातार इस तरह की बैठकों से
गायब हैं, तो आपके घटक दल में क्या चल रहा है? देखिए, सब अधिकारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और जनता की सुनते हैं। और मैंने पहले भी कहा जहाँ कि कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन साथ है और लोक कल्याणकारी जनता के हित में हम पूरा मेहनत करेंगे, उसे पूरा करना है। समाजवादी पार्टी लेकिन लगातार केशव प्रसाद मौर्य या दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लेकर एक तरह से एक माहौल बना रही है, नैरेटिव बना रही है, आप लोग उसको काउंटर भी नहीं कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है और हर चुनौती में साथ रहने का काम किया है। मुझे पता नहीं आप कौन सी बात बता रहे हैं कि कहाँ साथ नहीं खड़े रहे, पर ये परिवार है और जब परिवार एक होता है तो कुछ आवाजें होती हैं, सब बातें घर में बैठ के हम कर लेंगे। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, अब भले ही सहयोगी दल ये कह रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन विरोध के स्वर तो हैं और इस बात का इशारा पहले संजय निषाद भी कर चुके हैं, तमाम अन्य लोग जो सहयोगी हैं इस सरकार में वो भी बता चुके हैं। ऐसे में दो डिप्टी सीएम की कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई दे रही है। ये सब कुछ जो अगर मिला जुला कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त गहमा गहमी है माहौल में, और ये गहमा गहमी इधर दिल्ली भी कैरी फॉरवर्ड होगी। बिल्कुल, ये गहमा गहमी है और अगर आप देखें तो बहुत कुछ चीजें इशारों में चल रही हैं, मैसेजिंग में चल रही है। यानी कि जब समीक्षा बैठक हुई 17वें मंडल की समीक्षा बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में चल रही है, जो कि लखनऊ मंडल की है और लखनऊ के प्रभारी भी हैं ब्रजेश पाठक, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले बीती शाम प्रयागराज मंडल की बैठक थी, वो वहां से आते हैं केशव मौर्य, वो भी शामिल नहीं हुए। दरअसल एक तरीके से ये कहा जाए तो इन दोनों ने अपनी नाराजगी, अपनी नाखुशी जाहिर की है ऐसे समीक्षा बैठकों में ना आकर के। दोनों के पास 25-25 जिले हैं प्रभारी के तौर पर, 25-25 लोकसभा क्षेत्र हैं, लेकिन ये नाराजगी किसको लेकर है? ये अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर है, ये जो नतीजे आए उत्तर प्रदेश में उसको लेकर है, या फिर कुछ मांगे ऐसे दोनों डिप्टी सीएम ने रखी थी जो नहीं मांगी गई, या योगी जी सिर्फ अपनी चलाते हैं, इस बात को लेकर है? देखिए, ये सब कुछ मिला जुला है। कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। जिस तरीके से केशव मौर्य ने कहा था कि वो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता रहेंगे, संगठन सभी सरकार कुछ से मिला बड़ा जुला होता कर है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है और आज सीएम साहब पीएम से मिलने पहुंच रहे हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड की मुसीबत है तो मैदान सैलाब और जलजमाव से तबाह है। दिल्ली में आज सुबह कुछ ही घंटे की बारिश में राजधानी पानी पानी हो गई। वीआईपी इलाकों में गाड़ियां डूब डूब कर जा रही थी। दिल्ली वालों के लिए शुक्रवार की सुबह हाल कुछ ऐसा रहा कि घर के बाहर पैदल निकलें या गाड़ी में, सामने दरिया था जिसे पार कर पाना आसान नहीं था। मॉनसून की इस मुसीबत के आगे सब बराबर थे। ये तस्वीरें दिल्ली के पंचशील इलाके की हैं, जहां ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के आगे की सड़क पर BMW जैसी कार बेबस हो गई। आपको गाड़ी दिखेगी, कार नजर आएगी जो उसमें फंस चुकी है और उसके अंदर पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से वो गाड़ी वहीं पर बंद पड़ गई है। ये तस्वीरें आपको पंचशील मार्ग की है, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के ठीक सामने की। और ये दिल्ली का शांति पथ, जहां तमाम देशों के दूतावास हैं। इस इलाके में भी बारिश के बाद जल जमाव भरपूर नजर आया। दिल्ली के विजय चौक से लेकर कर्तव्य पथ तक यही हाल था। ऐसी बारिश के बाद दिल्ली के क्या हालात हो जाते हैं, ये तस्वीरें काफी है दिखाने के लिए, जो दिल्ली के वीवीआईपी इलाके कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के सामने की है। आप देखिए यहाँ पर कितना पानी जमा हो गया है। जरा सी बारिश हुई सुबह के वक्त और चारों तरफ ये देखिए आप, इंडिया गेट का जो सर्कल है उस पर आपको कर्तव्य पथ के पास चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। जो फुटपाथ का एरिया है, जो सड़क के किनारे आप देखिए जो पूरा फुटपाथ का एरिया बना हुआ है, वो पानी से पूरी तरीके से डूब चुका है। दक्षिणी दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर का हाल देखिए। यहाँ मेट्रो स्टेशन पर पहुँचने के लिए घुटने भर पानी में डूबना जरूरी था। एक दूसरे का हाथ पकड़े लोग गंदे पानी में जा रहे थे। और यह है दिल्ली का प्रेस एनक्लेव इलाका।
यहाँ पूरी सड़क पर पानी ही पानी है। बारिश की वजह से पूरी दिल्ली में ट्रैफिक जैम से लोग जूझते नजर आए। धौला कुआं से लेकर मोती बाग तक ट्रैफिक की रफ्तार बेहद सुस्त थी और ये है दिल्ली का बुराड़ी इलाका। कुछ घंटे की बारिश में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि यहाँ चारों तरफ बस पानी ही पानी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के ऊपर से घने बादल गुजर रहे हैं, इसी वजह से दिल्ली में बारिश हो रही है। अमरदीप और हर्षित मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। उत्तरकाशी में बाढ़ और बारिश की मार से बेहाल। एक तरफ कई इलाकों में नदी में पानी की रफ्तार तेज है, दूसरी ओर भारी बारिश के बाद टिहरी में चारों तरफ खौफनाक मंजर है। नदी में पानी की रफ्तार और सैलाब की डराने वाली आवाज। भारी बारिश के बाद टिहरी में चारों तरफ खौफनाक मंजर था। नदी नालों में आया उफान, जैसे सब कुछ लील लेने को तैयार हो। कुछ ही पलों में पूरे इलाके का नक्शा ही बदल गया। सड़क कहां थी, खेत कहां, कुछ भी पता नहीं था। घरों में मलबा भरने लगा। हालात ये थे कि लोग रातों रात घर छोड़कर भागने को मजबूर थे। टिहरी की ये तस्वीरें देखिए। बालगंगा नदी में पानी पुल के ठीक नीचे से बह रहा है। पहाड़ों से आ रहे पानी की तूफानी रफ्तार के आगे कुछ नहीं टिका। रास्ते में आए बिजली के खंभों की हालत देखिए। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। कई एकड़ खेती की जमीन पत्थरों से पट गई। जिला मुख्यालय समेत मुख्य बाजारों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। बारिश और फ्लैश फ्लड से बर्बादी की तस्वीरें उत्तरकाशी की। जानकी चट्टी में बारिश की वजह से पार्किंग का एक हिस्सा बह गया। यहीं एक होटल के पास की दीवार फ्लैश फ्लड की चपेट में आई। आसपास पड़े हुए बड़े पत्थर बता रहे हैं कि यहां रात को कैसी तबाही हुई होगी। और ये तस्वीरें देखिए, जब यमुनोत्री में बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। पहाड़ों से हाहाकार मचाता पानी तेजी से नीचे आ रहा था। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मलबे में आधी आधी डूब गई। यहां सो रहे मजदूरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। प्रशासन की तरफ से नदी के किनारे हनुमान चट्टी, सियाना चट्टी और खरादी जैसी जगहों पर बाइक से मुनादी कराई गई और लोगों को सतर्क किया गया। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक। कोलकाता से दिल्ली रवानगी से पहले ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजट में बंगाल के साथ भेदभाव हुआ। ये भी कहा कि केंद्र सियासत कर रहा है, राज्य का पैसा रोक रहा है। कहा कि नीति आयोग की बंगाल के हक की बात करेंगे। जो मीटिंग नीति आयोग की है उसमें वो बंगाल को आवंटन दिए जाने की बात करेंगी, जिसको नजरअंदाज बजट में किया गया है। बंगाल का पैसा रोक दिया, ममता बनर्जी का आरोप केंद्र सरकार को लेकर। অন্যদিকে হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যালি ব্লকেড, পলিটিক্যাল ব্লকেড এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘিরে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার দেশকে যে পরিকল্পনা, এবং মিনিস্টার নিজে পার্লামেন্ট, when parliament is in process, he is making his own statement to divide the Bengal, and now from different sources different party member is giving different type of statement to divide Bihar, to divide Jharkhand, to divide Assam, to divide Bengal. We strongly condemn this attitude. Divide Bengal, to divide Bengal means divide our country India.
উই ডোন্ট সাপোর্ট দিস। সেই জন্য আমি মনে করি এই সিচুয়েশনে টু রেকর্ড আওয়ার ভয়েস, আমি জাস্ট যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসবো। সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা, এবং আমি যতদূর জানি হেমন্ত যাচ্ছে, ওর স্টেটের হয়ে কথা বলবে। সুতরাং আমরা অন বিহাফ অফ আস উইল স্পিক फॉर एवरीबॉडी। और अब आपको दिखाते हैं करगिल विजय की शौर्य गाथा। भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंद के हिमालय का शिखर, सपूतों का पर्वत सा अदम्य शौर्य, पहाड़ पर दुश्मन का दमन, देश के बलिदानियों को नमन, हिमालय पर हिंद के प्रहरी, जिन शहीदों ने दिए प्राणवार, जन्मभूमि का कण कण है कर्जदार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल विजय की शौर्य गाथा। तो भारत आज पाकिस्तान के खिलाफ 25 साल पहले करगिल में हुई जंग की फतेह की रजत जयंती मना रहा है, और इसी मौके पर करगिल के द्रास में 24 से 26 जुलाई तक 3 दिन का समारोह आयोजित किया गया है। इसी समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत के ऊपर चोरी छिपे हमला करने वाले पाकिस्तान को परास्त करने में शहीद हुए पराक्रमियों को कैसे याद किया गया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये नमन है उन वीर शहीदों को, ये स्मरण है उन सपूतों का, ये पुष्पांजलि है उनके अदम्य शौर्य को, जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में हुई कारगिल जंग के 25 वर्ष पूरे होने पर जब भारतवर्ष ने विजय दिवस को याद किया तो पूरा भारत उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था जिनके बलिदान ने उन्हें अमर कर दिया। हिमालय की चोटियों में 11,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल विजय की रजत जयंती पर देश की सेना के कमांडरों से लेकर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। द्रास ब्रिगेड हेलीपैड पर लैंडिंग के बाद पीएम मोदी सीधे शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सैकड़ों जवानों, वॉर वेटरन्स और शहीदों के परिवारों के साथ कारगिल विजय दिवस पर इस बार विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जमीन से लेकर आसमान तक कारगिल की विजय गाथा के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। शहीद मार्ग पर शहादत की वो दीवार जहां सर्वोच्च बलिदानियों के नाम स्मारक बनाया गया था, पीएम मोदी ने उस वॉल ऑफ फेम को भी देखा और आज के जवानों की जुबानी सुनी 1999 के युद्ध की वो कहानी जिसे सुनकर हर भारतवासी का मन शौर्य और श्रद्धा से भर उठता है। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम .4875 को आज हम
बद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलनिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहाँ से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर थे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4875 उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17 चार व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 25 बरस पहले के युद्ध की उस विजय गाथा की एक झलक पाकर पीएम मोदी उस संग्रहालय में पहुंचे जहां कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हथियारों, साजो सामान और शहीदों की स्मृतियां सजो कर रखी गई थी। हिमालय की जिन चोटियों पर युद्ध हुआ था उसका प्रतिरूप पीएम निहारे जा रहे थे। एक अधिकारी उन्हें युद्ध के दौरान के हालात बता रहे थे। इस संग्रहालय में शहीदों की स्मृतियां, उनके साजो सामान, युद्ध में विजय और शहादत से जुड़ी हर एक याद को खूबसूरती के साथ संजो कर रखा गया था। छोटे बड़े हथियारों से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर, जवानों के इस्तेमाल करने वाले गैजेट्स से लेकर उनकी यादगार तस्वीरों तक पीएम मोदी हर एक चीज को गौर से देखते हुए जा रहे थे, कहानी सुनते जा रहे थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वाले का यही नामो निशान होगा। करगिल वार मेमोरियल पर प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई श्रद्धांजलि और फूलों का दस्ता अभी भी यहां पर सजा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ विपक्ष को भी जमकर कोसा। संग्रहालय से निकलने के बाद पीएम मोदी ने वहां कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ मुलाकात की और तस्वीरें खिंचाई। अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, द्रास, आज तक। वहीं करगिल की लड़ाई भारत की भल मनसाहत के खिलाफ पाकिस्तान के विश्वासघात की कहानी है। करगिल की लड़ाई शांति के प्रयासों की पीठ में पाकिस्तानी खंजर की कहानी है। करगिल की लड़ाई भारत भूमि की रक्षा में अदम्य शौर्य और पराक्रम के साथ सर्वस्व न्योछावर करने की कहानी है। और इस मौके पर जब आज 25 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री ने शहीदों के शौर्य को याद करते हुए वो बातें कही जिन पर हिंदुस्तानियों को ही नहीं पाकिस्तानियों को भी गौर करना चाहिए। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया।
लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है, इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। करगिल विजय दिवस पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा और सशक्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया, तो दूसरी ओर उन मुद्दों पर भी बयान दिया जिन्हें लेकर देश भर में विपक्षी दल राजनीतिक विवाद पैदा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना और अग्निवीरों को लेकर द्रास के मन से विरोधी दलों पर हमला बोला। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय वर्षों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। प्रधानमंत्री जी आदतन जो गलत कर जाते हैं उसे गलत ही मानने को तैयार रहते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप क्या उनको पाकिस्तान और चीन की सीमा के सामने करेंगे? जो सेना है आपके सामने, जिसे आज आप संबोधित कर रहे थे, ये विश्व विजयी सेना है, भारत की बहादुर सेना है। मैं उनकी शहादत को करगिल पे प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और इसे या तो समाप्त कर दें मोदी जी, या जब हमारी सरकार आएगी हम समाप्त। अग्निवीर से पूछिए ना, यूथ से पूछिए, मतलब कमाल है। प्रधानमंत्री जी को अभी भी 240 के लाले पड़ने के बाद भी मैसेज नहीं जा रहा है ना, जाएगा भी कैसे? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टूटी काट लेगा, बिजली काट देगा। कम से कम कारगिल दिवस जैसे दिन सच बोलने का आदत है। लोग देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और ये भी समझ जाते हैं कि सच्ची नहीं है। अगर ऐसे दिन भी आप नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं
और कांग्रेस को बोलने का तो आदत पड़ गई। 10 साल में रोज उठकर हमारा नाम लेकर मातम करते रहते हैं, तो रोज उठ के कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। बहुत अच्छी बात है, कहीं स्वर्ग में उनको जगह मिल जाएगी जो कांग्रेस को इतने बार याद करके इतना तपस्या करते हैं।